सो हेलो एस्पिरेंट्स, आज इस डिस्कशन के अंतर्गत हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो व्यक्ति रोज़गार के अंतर्गत है और वो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, ऐसे लोगों के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए प्रिपरेशन के लिए। क्योंकि जब ऐसे व्यक्ति जो ऑलरेडी रोज़गार के अंतर्गत है, जब वो देखते हैं कि उन्हीं के साथ वाले एस्पिरेंट्स या जो उनके साथ पैरेलली प्रिपेयर कर रहे हैं इस एग्जामिनेशन के लिए, वो 14-15 घंटे दे रहे हैं और वो महज 4 या 5 घंटे ही दे पा रहे हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं एक प्रकार का डिलेमा सा आ जाता है कि उन्हें अपनी जॉब छोड़ देनी चाहिए और बेहतर होगा कि फुल टाइम प्रिपरेशन में जाना चाहिए। वो कई बार इस असमंजस में रहते हैं, इस दुविधा में रहते हैं और ऐसे में वो ठीक तरीके से अपनी प्रिपरेशन को भी नहीं कर पाते हैं। तो आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। देखिए, ये जो मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे खुद को अनुभव है कि किस तरीके से काम करते हुए पैरेलली प्रिपेयर करना है। मैं अभी से पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूँ इस वीडियो के अंतर्गत कि मुझे ऐसा कोई भी अनुभव नहीं है। जब मैंने प्रिपरेशन की थी तो मैंने बिल्कुल फुल टाइम प्रिपरेशन की थी, लेकिन जो मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ और जो मैं इसमें स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहा हूँ, ये मैंने उन व्यक्तियों के साथ रहते हुए सीखी है जो ऑलरेडी काम कर रहे थे। प्रिपरेशन की इस जर्नी के अंतर्गत मैंने ऐसे कई लोगों को देखा, कई एस्पिरेंट्स को देखा है जिन्होंने पैरेलली जॉब करते हुए भी इस प्रिपरेशन को किया है और साथ ही साथ एग्जामिनेशन को निकाला है। तो मैं आपके साथ वो वाली स्ट्रैटेजी डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि ये मेरी खुद की स्ट्रैटेजी है या मैंने जब प्रिपरेशन की है तो मैंने भी साथ साथ जॉब की थी तब प्रिपेयर किया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो इसमें रणनीति में डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये उन लोगों की है जो ऑलरेडी एग्जामिनेशन के साथ साथ प्रिपरेशन के साथ साथ उन्होंने जॉब भी की थी। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि आखिरकार क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या डिलेमास होते हैं ऐसे लोगों के मन के अंतर्गत जो कि जॉब करते हैं। देखिए, जब आप जॉब में होते हैं तो आपके अंतर्गत सबसे पहले तो ये दुविधा आती है कि यार मुझे यूपीएससी के लिए तो प्रिपेयर करना ही है फुल टाइम, चाहे कुछ भी हो जाए, या बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है क्योंकि आपने अब इसको अपना ड्रीम बना लिया रहता है। यदि आप कैट दे रहे होते हैं तो समझ में आता है कि चलिए ठीक है, आप जॉब के साथ पैरेलली प्रिपेयर कर सकते हैं कैट एग्जामिनेशन के लिए। लेकिन यूपीएससी एक ऐसी एग्जामिनेशन है जो आपसे कम 14 से 15 घंटे मांगती है, या ऐसी भ्रांति बना दी गई है कि 14 to 15 आवर्स आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जो टॉपर्स हो जाते हैं, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हो जाते हैं, जो सीनियर्स होते हैं, वही कई बार आपके अंतर्गत ये डर पैदा कर देते हैं कि नहीं नहीं 14 to 15 आवर्स तो पढ़ना ज़रूरी है, नहीं तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो ऐसे में जो जॉब के अंतर्गत होते हैं उन्हें लगता है कि नहीं यार मेरा तो सिलेक्शन हो ही नहीं पाएगा क्योंकि मैं तो इतना पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। तो देखिए, फिर ऐसे में उनके अंतर्गत क्या होता है कि उन्हें ये लगने लग जाता है, उनमें दुविधा आने लग जाती है कि वो जॉब कंटिन्यू करेंगे, जॉब छोड़ दें। पहली दुविधा उनमें ये रहती है। दूसरी मानसिक, जो बोलते हैं मानसिक तनाव जिससे वो ग्रस्त होते हैं, वो ये रहता है कि वो अपने एग्ज़ाम और जो टेस्ट सीरीज़ होती है या पढ़ाई को वो इतना बेहतर समय नहीं दे पाते हैं। भले वो पढ़ रहे होते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ते रहते हैं, लेकिन जिसको बोलते हैं ना प्रोडक्टिव टाइम, वो इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि वो इस प्रकार की दुविधाओं में ज़्यादा ग्रसित रहते हैं। तो यदि आप इसी प्रकार के डिलेमाज में हैं, इस प्रकार की दुविधाओं में हैं और आप जॉब कर रहे हैं, तो घबराए नहीं, ये नॉर्मल सी स्थिति है। क्योंकि मैंने जिन लोगों को देखा है जो जॉब के साथ साथ प्रिपेयर करते हैं, उनमें भी इस प्रकार की दुविधा, ये जो दुविधाएं हैं वो बिल्कुल कॉमन थी उनके अंतर्गत भी। अब आप ये समझ लीजिए, जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि जो व्यक्ति जॉब नहीं करता, जो एस्पिरेंट फुल टाइम प्रिपेयर करता रहता है, तो उसके मन में क्या दुविधा चलती है, अब आपको ये भी समझ में आना चाहिए। उनके मन में ये दुविधा चलती है कि वो जॉब ले लें। 2-3 साल के पश्चात क्या होता है ना, जब उनके 2-3 अटैम्प्ट्स गुजर जाते हैं तो उन्हें लगता है कि यार ये एग्जामिनेशन में इस तरीके से बैठ के प्रिपेयर करने से तो अच्छा है कि मैं जॉब ही कर लेता हूँ। तो उनके मन में ना ये डिलेमा रहता है, उन्हें लगता है कि जॉब कर लेता हूँ, जॉब ले लेनी चाहिए। तो आप बिल्कुल मत घबराएं, जो जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी, ऐसे व्यक्ति जो जॉब नहीं कर रहे हैं और फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं ना, उनके मन में भी डिलेमास और दुविधाएं रहती हैं। देन दूसरी दुविधा उनके मन में ये रहती है कि उन पर सोसाइटी का प्रेशर बहुत होता है, समाज का दबाव रहता है, फैमिली का दबाव आ जाता है उन पर बहुत ज़्यादा कि यार जॉब करो, इतने साल हो गए हैं, कैसे बैठे हुए हो, जॉब करो चुपचाप। तो इस प्रकार का प्रेशर भी होता है। ये प्रेशर आप लोगों पर नहीं होगा जो जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं, उन पर इस प्रकार का प्रेशर नहीं होता है। तो देखिए, चाहे आप जॉब कर रहे हों या चाहे आप जॉब नहीं कर रहे हों, दुविधाओं में तो आप रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि यदि आपने जॉब करनी छोड़ दी और आप एकदम फुल टाइम प्रिपरेशन मोड में आ गए तो आपकी सारी दुविधाएं खत्म हो जाएगी, वो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर बुद्धा की जो बात है, बुद्ध भगवान की बोल लीजिए या बुद्धा बोल लीजिए, अंग्रेज़ी में बुद्धा बोलते हैं, हिंदी में बुद्ध भगवान बोलते हैं। उनकी जो बात है कि सर्वम दुखम दुखम, यानी हर जगह दुख ही दुख मिलेगा आपको, वो बिल्कुल सत्य प्रतीत होती है। चाहे आप जॉब में रहें चाहे जॉब में नहीं रहें, डिलेमास तो रहने ही रहने हैं। तो ये था पहला सेगमेंट। दूसरा सेगमेंट समझते हैं डिफ़िकल्टीज़ आपको क्या फेस करते हैं जो ऑलरेडी जॉब में रहते हैं। एक्चुअल डिफ़िकल्टीज़ यू फेस व्हेन यू आर डूइंग
अ जॉब और व्हेन यू आर इन द जॉब एंड डूइंग प्रिपरेशन साइमल्टेनियसली। तो जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं साथ ही साथ और जॉब में भी हैं, तो आपको देखिए क्या क्या दिक्कत आएगी या आ रही होगी, इसलिए आप चाह रहे हैं कि कोई स्ट्रैटेजी मिल जाए। तो मैं पहले आपको वही बता रहा हूँ कि क्या डिफ़िकल्टीज आ रही होगी या क्या डिफ़िकल्टीज आ सकती है। पहला होगा कि आपको कम समय मिल पाएगा स्टडी के लिए, लेस टाइम टू स्टडी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एग्जामिनेशन नहीं निकाल पाएंगे। आप ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि क्योंकि आपको समय कम मिल रहा है तो आप एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन मन में ये भ्रांति ज़रूर रहती है कि हमें स्टडी के लिए कम समय मिल रहा है या जो पढ़ने का समय है वो बहुत कम है। तो ये एक जिसे बोलते हैं एक्चुअल डिफ़िकल्टीज़, वो आप फेस करते हैं। देन सेकेंड जो चीज़ होती है वो ये होता है कि आप टेस्ट रेगुलर नहीं दे पाते हैं, चाहे वो मेंस के हों या चाहे वो प्रीलिम्स के हों। तो ऐसे में क्या होता है ना, आपके टेस्ट जो चलते रहते हैं, या प्रीलिम्स का टेस्ट हो रहा है या मेंस का टेस्ट होता है, जो रेगुलर होना चाहिए वो रेगुलर हो नहीं पाता है। आप कई सारे टेस्ट स्किप करते चले जाते हैं। ऐसे में जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो डेवलप नहीं हो पाता ठीक तरीके से। आप 30 टेस्ट होंगे, उसमें से बमुश्किल 12 या 13 टेस्ट दे पाएंगे, ऐसा होने लगेगा। ये डिफ़िकल्टी आनी शुरू हो जाएगी क्योंकि आप जॉब के साथ साथ टेस्ट पढ़ाई दोनों को मैनेज कर पाने में काफ़ी डिफ़िकल्टी महसूस करेंगे, काफ़ी दुविधा या काफ़ी जिसे बोलते हैं कि कठिनाई, कठिनाई ज़्यादा सही वर्ड होगा, दुविधा तो डिलेमा हो जाता है, कठिनाई काफ़ी महसूस करेंगे आप। तो ये सेकंड डिफ़िकल्टी आने वाली है। थर्ड जो होगा वो होगा टाइम मैनेजमेंट इशू, यानी कि समय प्रबंधन की भी दिक्कत आएगी। आपको ये समझ में नहीं आएगा कि जॉब के लिए कब अच्छा समय होगा, कब बेहतर समय दूं मैं जॉब के लिए और कब मैं पढूं। इस टाइम मैनेजमेंट के डिलेमा में, टाइम मैनेजमेंट के इशू में भी आप काफ़ी जूझते रहेंगे। देखिए, लेकिन ये जो दोनों डिफ़िकल्टीज़, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप ये एग्जामिनेशन क्लियर नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। मैं बस ये बता रहा हूँ कि किस तरीके की डिफ़िकल्टीज़ या किस तरीके की चुनौती आती है। मैंने ऐसे कई एस्पिरेंट्स को भी देखा है, कई तो नहीं बोलूँगा, 2 या 3 एस्पिरेंट्स को ही देखा है मैंने, जो जॉब के साथ उन्होंने महज 4 या 5 पेपर लिखे हैं मेंस में टेस्ट सीरीज़ के अंतर्गत, और उन्होंने आराम से इंटरव्यू कॉल ले लिया। तो आप यहाँ पर थोड़े से, अगर आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ नहीं, जॉब के साथ भी मैं ये एग्जामिनेशन निकाल सकता हूँ, क्योंकि कई ऐसे एस्पिरेंट्स मैंने भी देखे हैं जो महज 4 या 5 पेपर लिखते हैं, उनका आराम से पेपर निकल जाता है। लेकिन वहीं दूसरे एस्पिरेंट जो फुल टाइम प्रिपरेशन करते हैं, 30-30 टेस्ट लिखते रहते हैं बैठ के, उनका ये मेंस का एग्जामिनेशन नहीं निकल पाता है। तो बिल्कुल भी आप इस घबराहट की स्थिति में यदि हैं कि नहीं मेरे को पूरे टेस्ट लिखने हैं, नहीं तो नहीं निकल पाएगा, जॉब छोड़नी है, उस दुविधा में मत आइए। उस वैसी कठिनाई बिल्कुल भी नहीं आएगी। कई बार क्या होता है कि हम कम टेस्ट लिख कर भी ज़्यादा चीज़ें सीख जाते हैं। तो मैं बस यहाँ पर ये बता रहा हूँ क्या डिफ़िकल्टीज आ सकती है आपको। लेकिन मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएंगे। ये वाली हम अगले सेगमेंट में ये देखेंगे कि किस तरीके की स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए। देन जो चौथा आएगा आपका जो डिफ़िकल्टी होती है वो होता है कि एक मैरिज स्ट्रेस भी शुरू हो जाता है बनना जब आप जॉब के अंतर्गत होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, सोसाइटी और फैमिली की एक्सपेक्टेशन आपसे बढ़ जाती है। सोसाइटी को ये लगता है कि हाँ अब आप एलिजिबल हो गए हैं मैरिज के लिए, फैमिली को भी ये लगता है कि आप ऑलरेडी एलिजिबल हैं, तो अब आपकी मैरिज कर दी जानी चाहिए। तो ऐसे में आप इस स्ट्रेस से भी जूझते हैं। यदि आपकी अभी तक शादी नहीं हुई है तो आपको ये स्ट्रेस भी देखना पड़ेगा 2-3 सालों के बाद। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड था, वो TCS में काम करता था, तो 2-3 अटेम्प्ट देने के पश्चात क्या हुआ कि उसे घर से उस पर दबाव बनने लगा कि अब UPSC हो गया बहुत, UPSC को छोड़ो, शादी के बाद देख लेना UPSC। तो ऐसे में वो काफ़ी दुविधा में रहता था। जब भी वो आता था एग्जामिनेशन लिखने के लिए, अपना टेस्ट लिखने के लिए आता था, मेंस के टेस्ट लिखने के लिए आता था, तो बहुत स्ट्रेस में रहता था कि कैसे मैनेज करे वो इस चीज़ को। देन जो अगली डिफ़िकल्टी आती है वो होता है कि फिजिकली एंड मेंटली एग्जॉस्ट आप पूरी तरीके से हो जाएंगे जब आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी करेंगे एंड साथ ही साथ जब आप जॉब भी करेंगे। तो ऐसे में जब आप दोनों ही जगह पर इतना ज़्यादा समय देने वाले हैं, क्योंकि UPSC भी पूरी डिमांड करता है आपसे, आपके पूरे कंसंट्रेशन की, और आपका जॉब भी डिमांड करेगा आपसे कि आप अच्छे से कंसंट्रेट होकर काम करें। तो ऐसे में आप फिजिकली एंड मेंटली पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो ये चैलेंज आएगा ही आएगा, ये डिफ़िकल्टी आएगी आपके लिए। तो चलिए समझते हैं स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। अब स्ट्रैटेजी देखते हैं। जैसे मैंने पहले डिस्क्लेमर में बोल दिया था कि शुरुआत में जो मैंने डिस्क्लेमर बोला था कि मेरी ये स्ट्रैटेजी नहीं है, मैंने उन व्यक्तियों को देखा है जिन्होंने काम करते हुए UPSC के अंतर्गत प्रिपरेशन किया है। मैं बस वो स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। आप ये बिल्कुल मत बोलिएगा कि मैंने ये बता दी स्ट्रैटेजी क्योंकि ये स्ट्रैटेजी मेरी थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्ट्रैटेजी मैंने दूसरों को देखकर यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। देखिए, जो पहली चीज़ है वो है आपका स्लीपिंग पैटर्न पूरी तरीके से बदलना चाहिए। देखिए, स्लीप कैसे करिए, यदि आपकी 4 घंटे की जॉब है, आपकी पार्ट टाइम शिफ्ट है,
तो आप ठीक है 1-2 घंटा आराम करके आराम से वापस पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। लेकिन यदि आपकी एक रेगुलर जॉब है, आप लाइक 9 to 5 वाले पर्सन हैं, सुबह 9 बजे जाते हैं, शाम को 5 बजे आते हैं, तब आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको स्लीपिंग पैटर्न थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। जैसे ही आते हैं कोशिश कीजिए 6 या 7 बजे सो जाएं, 6-7 बजे के आसपास सो जाएं और रात में 12 बजे के आसपास या 1 बजे के आसपास, यानी कि 6-7 घंटे की नींद लेके उठें वापस 12 या 1 बजे के आसपास। एंड देन उसके पश्चात आप पूरी तरीके से पढ़ना शुरू कीजिए, यानी कि रात में 12 या 1 बजे से सुबह 7 या 8 बजे तक आपको पढ़ना पड़ेगा। ये बहुत प्रोडक्टिव टाइम होगा आपके लिए। इन 6-7 घंटों के अंतर्गत आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत अधिक होनी चाहिए, इतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए कि जो एस्पिरेंट 14-15 घंटे पढ़ रहा है वही प्रोडक्टिविटी आपको इन 7-8 घंटों में देनी पड़ेगी। देखिए, एक ये भी भ्रांति होती है कि जो 14-15 घंटे पढ़ तो रहा है तो आपको लगता है कि अरे यार 14-15 घंटे पढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा पढ़ रहा होगा। देखिए, ऐसा नहीं होता, क्वांटिटेटिव होता है ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है, ठीक है। क्वांटिटेटिवली वो इतना घंटे पढ़ रहा है, लेकिन जो क्वालिटी एस्पेक्ट होता है ना उसका, वो महज 3 या 4 घंटे का ही होता है। उसकी गुणवत्ता बहुत कम होती है। जो 14-15 घंटे पढ़ तो रहा है, यानी कि वो क्वांटिटेटिवली वाइज बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है, लेकिन जो गुणवत्ता होती है वो महज 3 या 4 घंटे की प्रोडक्टिविटी के बराबर ही होती है। तो जो आप यहाँ पर 6-7 घंटे पढ़ेंगे ना, आपको वो पूरी तरीके से प्रोडक्टिव बनाने हैं अपने। 6-7 घंटे आपको ऐसे करना है कि आपकी वो प्रोडक्टिविटी 6-7 घंटे की हो पूरी तरीके से। क्वांटिटेटिव वाइज भी आप 6-7 घंटे पढ़ रहे हैं, क्वालिटेटिव वाइज भी आपको वो 6-7 घंटे की प्रोडक्टिविटी निकल रही है। तो आपको ये अपनाना पड़ेगा, इस तरीके की चीज़। ये मैंने एक एस्पिरेंट को ऐसे करते हुए देखा था। मेरा एक फ्रेंड था जो BHEL में काम करता था, तो वो इस तरीके की स्ट्रैटेजी अपनाता था। वो शाम को आराम से 5 या 6 बजे के आसपास आ जाता था। उसकी शादी भी हो गई थी। एंड देन वो जैसे ही 6 बजे आता था, 6 बजे के पश्चात वो आराम से 6:30 तक सो जाता था। एंड देन फिर वो 12-12:30 बजे फिर से उठता था। तो ये वो उसने स्ट्रैटेजी अपनाई थी कि रात में वो पूरी तरीके से रात को एग्ज़ाम के लिए डेडिकेट करता था, प्रिपरेशन के लिए। तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये स्लीपिंग पैटर्न अपना सकते हैं। तो जो आपको प्रॉब्लम आती है ना कि यदि आप सोचिए कि आप जॉब के पश्चात आएंगे एकदम से एंड देन फिर पढ़ने बैठ जाएंगे, तो आप काफ़ी एग्जॉस्ट हो जाएंगे। ऑलरेडी आप जॉब से इतने ज़्यादा एग्जॉस्टेड होंगे, उसके बाद आप पढ़ने बैठ जाएंगे तो आपका मन ही नहीं लग पाएगा। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप ठीक तरीके की नींद लें और उसके पश्चात पढ़ें, ताकि आपको एक ब्रेक भी मिल जाए जॉब से। एंड देन फिर आप पढ़ने की शुरुआत करें, यानी कि अपनी पढ़ाई आपको रात में ही करनी पड़ेगी ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकें। तो ये पहला है कि स्लीपिंग पैटर्न आपको कैसे करना पड़ेगा। देन जैसे मैंने बताया, अवेक, यानी कि आपको नाइट आउल बनना ही पड़ेगा। जैसे बोलते हैं रात का उल्लू। यदि आपकी दिन की शिफ्ट है तो रात में पढ़िए, रात की शिफ्ट होती है तो दिन में पढ़िए। उस तरीके से आपको आपकी स्ट्रैटेजी डिवाइस करनी पड़ेगी। आपकी कौन सी शिफ्ट है, जनरली आपकी दिन की शिफ्ट होगी। यदि दिन की शिफ्ट होती है तो बिल्कुल आपको फिर शाम को सोना पड़ेगा एंड रात में जगना पड़ेगा, उस हिसाब से करिए। देन ये थर्ड जो है वो ऑफिस वाला है कि ऑफिस में आपको किस तरीके से परफॉर्म करना है। देखिए, सबसे पहली चीज़ है, किसी को मत बताइए ऑफिस में कि आप एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि नहीं तो प्रेशर बहुत बन जाता है आप पर, ठीक है। सेकेंड चीज़ होती है लिसनिंग पावर। लिसनिंग पावर से मेरे यहाँ पर तात्पर्य क्या है कि जब आप अपने ऑफिस के अंतर्गत होंगे तो आपको वहाँ का भी टाइम प्रोडक्टिव बनाना पड़ेगा एग्जामिनेशन के लिए। कैसे बना सकते हैं? ऐसा नहीं है कि आप जाके वहाँ पर NCERTs ले जाएं और NCERTs पढ़ने बैठ जाएं अपने कलीग के सामने या कलीग्स के सामने, अपने सीनियर के सामने उन्हें दिखा रहे हैं कि मैं NCERTs पढ़ रहा हूँ, मृणाल पढ़ रहा हूँ, बुक्स पढ़ रहा हूँ UPSC की। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आपको बहुत ही डिस्क्रीट वे में UPSC की तैयारी करनी है अपने ऑफिस के अंतर्गत। तो क्या कर सकते हैं आप, सुनिए, ज़्यादा से ज़्यादा पॉडकास्ट सुनिए, लेक्चर्स को पॉडकास्ट के रूप में सुनते रहिए। प्रीलिम्स के लेक्चर्स आते हैं या फिर द हिंदू एडिटोरियल्स हो गए, उन्हें सुनिए। राज्यसभा TV के डिस्कशन सुनिए, सुनते रहिए। ऑफिस वालों को ये लगना चाहिए कि हाँ आप कुछ ना कुछ अपना काम कर रहे हैं या आप अपने गाने सुन रहे हैं, ऐसा लगना चाहिए। उन्हें ये बिल्कुल समझ में नहीं आना चाहिए कि आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं। नहीं तो क्या होता है, एक अलग सा प्रेशर बनने लग जाता है और जो आपके सीनियर्स होंगे उनको ये लगेगा कि आप एक सीरियस एम्प्लॉय नहीं हैं। तो ऐसे में एक नेगेटिव इंप्रेशन भी पड़ता है और फिर वो बहुत गलत चीज़ हो जाएगी। तो मैं सलाह दूंगा कि आप ये ऑफिस में बिल्कुल भी डिस्क्लोज मत कीजिए आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन ऑफिस के टाइम को भी प्रोडक्टिव बनाइए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि लिसनिंग पावर। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको देखना ही है तभी आप चीज़ें सीखेंगे। विजुअल पावर भी अच्छी होती है, लेकिन जो आपका लिसनिंग पावर है उसकी भी काफ़ी वैल्यू है, तो उसे बढ़ाइए आप यहाँ पर। देन थर्ड आता है हॉलीडेज़। देखिए, हॉलीडेज़ को आपको पूरी तरीके से भूल जाना है और जब भी छुट्टी मिलेगी फुल टाइम UPSC के लिए लगाइए वहाँ पर।
जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप यूपीएससी पढ़ सकते हैं, छुट्टियों के अंतर्गत दिवाली की छुट्टी मिल रही है, होली की छुट्टी मिल रही है, वीकेंड्स मिल रहा है, आपको सारी पार्टी टाइम भूल जाना है और पूरी तरीके से यूपीएससी में फिर लगाना पड़ेगा ताकि प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ सके एग्जामिनेशन के लिए। एंड देन गिव लेस प्रायोरिटी टू ऑफिस वर्क। फिर ये सब चिंता छोड़ दीजिएगा कि नहीं मुझे प्रमोशंस भी चाहिए, मुझे इंसेंटिव्स भी चाहिए, मुझे एम्प्लॉय ऑफ द ईयर भी चाहिए, वो सब चिंता छोड़नी पड़ेगी। ऑफिस का जितना काम है वो ऑफिस में निपटाइए, उसे घर मत लेकर आइए। ऐसे मत दिखाइए कि नहीं मैं एकदम बहुत ही अच्छा एम्प्लॉई हूँ, मुझे एम्प्लॉय ऑफ द ईयर मिलना चाहिए और इसलिए मैं सारा काम घर ले आऊँगा। ये आपका बिल्कुल भी स्ट्रैटेजी नहीं होना चाहिए। जितना काम है केवल वो ऑफिस में करिए, कम काम करिए ताकि ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आप यूपीएससी में दे सकें, वो आपको बनाना पड़ेगा। तो इसलिए ये पॉइंट लाया कि गिव लेस प्रायोरिटी टू ऑफिस वर्क। ऐसा नहीं करना है कि एकदम से कैजुअल हो गए ऑफिस में कि नहीं सर मैं तो कोई काम ही नहीं करूँगा, अब तो मैं यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करने जा रहा हूँ, मैं आईएएस बन जाऊँगा। वो सब नहीं दिखाना है, काम करना है लेकिन लेस प्रायोरिटी देनी है। ऐसा नहीं है कि हाँ सर मुझे ही बनना है एम्प्लॉय ऑफ द ईयर इस बार, आप मुझे सारा काम दे दो, वो सब नहीं करना है। देन जो चौथी चीज़ है वो है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाना है? जैसे मैंने पहले बताया 14-15 घंटे वो पढ़ तो रहे हैं जो एस्पिरेंट्स जो जॉब नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट होता है वो केवल 3 या 4 घंटे का ही होता है। तो आपको जो आपके 6-7 घंटे हैं वो ऐसे प्रोडक्टिव बनाने हैं कि आप कम से कम इसमें प्रोडक्टिविटी 5 से 6 घंटे की आपकी होनी ही चाहिए। 90% ऑफ द प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए आपकी जितना आप पढ़ रहे हैं, जो काम कर रहे होते हैं। देन टेस्ट सीरीज़। देखिए टेस्ट सीरीज़ क्या होता है ना, मेरा जो फ्रेंड था, मैं BHEL वाली जो जिस फ्रेंड की बात कर रहा था, वो अपने टेस्ट रात में देता था हमेशा। ऐसे में क्या था, कंसंट्रेशन बहुत था उसके पास। कंसंट्रेशन पावर बढ़ता भी जब आप रात में टेस्ट लिखते हैं, मेंस के टेस्ट लिखते हैं, प्रीलिम्स के टेस्ट लिखते हैं, क्योंकि उस समय शोर शराबा नहीं होता, आपके आसपास बिल्कुल शांति वाला माहौल होता है। और यही शांति का माहौल आपको कब मिलेगा? जब आप मेंस या प्रीलिम्स लिखने जाते हैं फाइनली। तो उसने वो स्ट्रैटेजी अपनाई हुई थी कि वो रात में टेस्ट देता था अपने, और उन्हें रात में ही कंप्लीट कर लेता था पूरी तरीके से जो भी टेस्ट होते थे। तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि जो भी आपके टेस्ट होंगे वो आप रात में ही लिखने का प्लान कीजिए, रात में ही पढ़िए। तो ये एक मोटी सी स्ट्रैटेजी है, छोटी मोटी स्ट्रैटेजी आप कह सकते हैं, जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर की जानी चाहिए जो जॉब कर रहे हैं। एक ऐसी भी स्ट्रैटेजी होती है जो मैंने यहाँ पर तो दर्शाई नहीं है, लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि वो जॉब छोड़ देते हैं जिस जॉब में होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यदि आप आईटी जॉब में हैं और आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो आईटी जॉब छोड़ देते हैं और जब वो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करते होते हैं तो साथ ही साथ वो पैरेलली क्या करते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में जॉब करते हैं। तो ऐसे में क्या है कि आप जॉब भी कर रहे हैं और प्रिपरेशन भी चल रही है आपकी, और जिस इंस्टीट्यूशन में आप जॉब कर रहे हैं वो यूपीएससी से ही जुड़ा हुआ रहता है। तो ऐसे में आपका जॉब भी बिल्कुल आपको प्रिपेयर ही करवाता रहता है यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए। तो कुछ बच्चे ये स्ट्रैटेजी भी अपनाते हैं, एंड देन जब उनकी प्रिपरेशन पूरी हो जाती है देन वापस वो अपनी फील्ड में फिर से दोबारा चले जाते हैं, स्विच कर जाते हैं। तो हो सकता है यदि आप ये स्ट्रैटेजी अपनाना चाह रहे हैं कि अपनी जॉब करंट में छोड़ दें, आईटी वाली जो भी आपकी जॉब होगी, आईटी में या कोर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में किसी में भी जॉब हो सकती है, मैनेजमेंट फील्ड, कॉमर्स फील्ड, एंड आप यहाँ पर आकर भी जॉब कर सकते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूशन में जॉब ले लीजिए। एंड देन फिर जब आपकी प्रिपरेशन पूरी हो जाएगी तो आप उस टाइम भी जा सकते हैं। वो एक और स्ट्रैटेजी है, लेकिन यदि आपको अपनी जॉब नहीं छोड़नी तो आप इस चीज़ को अपना सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। कोई भी दुविधा होगी तो प्लीज़ डिस्कॉर्ड प्लेटफॉर्म पर पूछ लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।